स्वागत दोस्तों आपका अपने चैनल के सामने मौतें हमें चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी रिपोर्ट आपको बताएंगे दोस्तों, प्रियंका गांधी के पूरी तरीके से संगठन के विस्तार के बाद आखिरकार केरल का नतीजा सामने आया। बताएंगे कैसे कांग्रेस पार्टी के संगठन ने अभूतपूर्व जीत हासिल की है। दोस्तों बताएंगे किस तरीके का आंकड़ा है। वायनाड के अंदर तो बीजेपी को घुसने तक नहीं दिया गया। बताएंगे किस तरीके का आंकड़ा सामने आया है दोस्तों, इसी के साथ में डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। साथ साथ चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर शहादत हुए लोगों का अपमान करते हुए नरेंद्र मोदी नजर आए। बताएंगे कैसे राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की तस्वीरों को लेकर जमकर तुलना की जा रही है और आलोचना भी शुरू हो चुकी है दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने सोनिया गांधी नाम की एक महिला को चुनाव में उतारा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के सामने पूरी तरीके से हार गई चुनाव। बताएंगे किस तरीके का रहा नतीजा दोस्तों और कौन सी प्लानिंग फेल हो गई दोस्तों। इसी के साथ में करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट और सारी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि केरल के अंदर कांग्रेस पार्टी की इतनी बड़ी जीत के पीछे केवल और केवल एक ही कारण है और वो है प्रियंका गांधी का कुशल संगठनात्मक नेतृत्व, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखा जाएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर 2021 के विधानसभा चुनाव में केरला को लेकर एक बात स्पष्ट दिखाई देती है कि परिवर्तन होगा दोस्तों, लेकिन जब नतीजे सामने आते हैं तो केरला में जो हर बार होता आया है, यानी एक के बाद एक नई सरकार बनती आई है, कभी यूडीएफ की कभी एलडीएफ की सरकार बनती आई और 5 साल के बाद परिवर्तन होता ही था। लेकिन 2021 में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ दोस्तों, परिवर्तन नहीं हुआ। यानी यूडीएफ यानी कांग्रेस पार्टी गठबंधन की सरकार नहीं बनी, बल्कि लेफ्ट पार्टी की जो 5 साल पुरानी सरकार 2016 से चल रही थी, 21 में फिर से वो रिपीट हो गई। यानी लगभग 10 साल होने को है जब 2026 में चुनाव होंगे और एलडीएफ सरकार को लेकर जनता तय करेगी दोस्तों। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की सरकार को 10 साल तक सत्ता से बाहर रहना पड़ा। इसीलिए 2024 के चुनाव में राहुल गांधी जब 2 जगह से चुनाव लड़े, वायनाड और दूसरा अमेठी, तो ये तय हो गया था कि केरला को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से तैयार है कि केरल के अंदर पार्टी को सरकार बनानी है और इसीलिए दोस्तों राहुल गांधी ने प्राथमिकता दी। हालांकि राहुल गांधी दोनों की दोनों सीट से चुनाव जीत गए दोस्तों। उसके बाद राहुल गांधी को किसी एक सीट को छोड़ना था, तो उन्होंने फैसला लिया कि वो वायनाड की सीट को छोड़ेंगे दोस्तों। इसके बाद फैसला लिया गया कि प्रियंका गांधी को राजनीति में एंट्री करवाई जाएगी, चुनावी राजनीति में एंट्री कराया जाएगा। इसके बाद उपचुनाव होते हैं और वायनाड के उपचुनाव में प्रियंका गांधी बड़े अंतर से चुनाव जीत जाती है दोस्तों और सांसद बनती है। इसके बाद से केरला कांग्रेस को पूरी तरीके से उन्होंने परिवर्तित कर दिया। आपको बता दें कि नवंबर 2024 में चुनाव जीतने के बाद 2 दिनों के दौरे के लिए प्रियंका गांधी तिरुवनबाड़ी के साथ साथ नीलांबूर और मंथवाड़ी और कलपेट्टा के साथ साथ सुल्तान बठेरी में सभा करने के लिए पहुंची दोस्तों। इसके बाद फरवरी 2025 में यानी इसी साल उनका फिर से 3 दिवसीय दौरा 7 तारीख से लेकर 9 फरवरी के बीच में हुआ और कांग्रेस पार्टी के नेताओं से मुलाकात करते हुए संगठन विस्तार को लेकर उन्होंने डिटेल में पार्टी के लोगों से जानकारी ली दोस्तों और कई सारे आदेश जारी किए। इसके बाद मार्च महीने में भी प्रियंका गांधी का 3 दिनों का दौरा हुआ दोस्तों, जहां पर पुलपल्ली के साथ साथ कई और जगह पर पहुंची थी। सीता देवी लावा कुश मंदिर में भी वो नजर आई थी और मंथावाड़ी में भी उनकी एक सभा हुई थी दोस्तों। इस तरीके से लगातार उनके कार्यक्रम जारी है और अभी हाल फिलहाल में तो प्रियंका गांधी लोकल बॉडी के इलेक्शन से पहले केरला पहुंची दोस्तों, जिससे पूरी तरीके से पार्टी की स्थिति पलट गई। दरअसल हुआ ये कि 11 तारीख से लेकर 22 सितंबर के बीच में केरला के अंदर ही रुकी हुई थी। लगभग 12 दिनों का उनका दौरा था और इस तरीके के उनके कार्यक्रम के कारण पार्टी को एक जबरदस्त तरीके की सफलता मिली है दोस्तों। केरला के लोकल बॉडी के इलेक्शन घोषित कर दिए गए हैं, नतीजे घोषित कर दिए गए हैं और नतीजों में यूडीएफ गठबंधन यानी कांग्रेस पार्टी के गठबंधन ने एलडीएफ गठबंधन सत्ताधारी दल से पूरी की पूरी उनकी सीटें छीन ली है दोस्तों और जोरदार तरीके का चुनाव से पहले हड़कंप मचा दिया है। मात्र 3 महीने पहले इस चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए गए दोस्तों। जो नतीजे हैं उसके अनुसार कांग्रेस पार्टी के यूडीएफ गठबंधन ने ग्राम पंचायत की 910 सीटों को जीत लिया है दोस्तों, जबकि सत्ताधारी एलडीएफ पार्टी यानी गठबंधन जो है एलडीएफ गठबंधन लेफ्ट पार्टी का, उसको मात्र 709 सीटें मिली है दोस्तों और एनडीए गठबंधन यानी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी साथियों ने मिलकर केवल 170 सीटें जीती है। यानी कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी से तकरीबन 7 गुना ज्यादा सीटें जीतकर एक नए तरीके का मॉडल केरला के अंदर पेश किया है दोस्तों। प्रियंका गांधी के द्वारा संगठन के विस्तार के बाद इस तरीके के जबरदस्त नतीजे यूडीएफ यानी कांग्रेस पार्टी गठबंधन के फेवर में उनके समर्थन में नजर आए दोस्तों। यहाँ तक की म्युनिसिपैलिटी की बात करें तो 3240 सीटों में से यूडीएफ पार्टी ने अकेले 1057 सीटें जीत ली और लगातार आगे की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों और मेजोरिटी का नंबर भी यानी बहुमत का आंकड़ा भी अब यूडीएफ गठबंधन के पास जा रहा है। इसी तरीके से कॉर्पोरेशन की बात करें तो जितने नतीजे घोषित किए गए दोस्तों उनमें से 52 यानी सबसे ज्यादा, बल्कि एलडीएफ गठबंधन से 18 और सीटें अधिक जीतकर एक नया रिकॉर्ड बना दिया। ऐसे में दोस्तों कांग्रेस पार्टी के नेत्री प्रियंका गांधी के इलाके यानी वायनाड के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी को घुसने तक नहीं दिया गया दोस्तों। वायनाड के जो नतीजे सामने आए वो और ज्यादा अद्भुत थे। वायनाड को लेकर जो जानकारी है उसके अनुसार ग्राम पंचायत के 435 सीटों में से 233 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे निकल गई दोस्तों, बल्कि ज्यादातर सीटें जीत गई है। और ब्लॉक स्तर की बात करें तो यहाँ पर 59 टोटल ब्लॉक की सीटें हैं, जिसमें से 59 ब्लॉक में से 44 पर यूडीएफ ने जीत हासिल कर ली है। जिले के अंदर यूडीएफ पार्टी को 17 में से 15 सीटें मिली है दोस्तों और म्युनिसिपैलिटी यानी नगर पालिका और नगर निगम की जो सीटें हैं दोस्तों उसमें से 95 में से 47 सीटों पर यूडीएफ गठबंधन चुनाव जीत गया है। तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के क्षेत्र वायनाड के अंदर तो एनडीए गठबंधन कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। यहाँ एलडीएफ गठबंधन वाले भी पानी मांगते नजर आ रहे हैं। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले पर। ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी का अलग अलग तस्वीर अब शेयर करना लोगों ने शुरू कर दिया है। नरेंद्र मोदी की जमकर आलोचना हो रही है। दरअसल हुआ ये कि
भारत के संसद पर हुए हमले में कई सारे जवानों की जान चली गई थी दोस्तों, कई सारे जवान शहीद हो गए थे और उन्हीं की बरसी मनाते वक्त दो तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी शेयर की जा रही है दोस्तों। श्रद्धांजलि देने के लिए दो बड़े नेता राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों पहुंचे थे। नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से पहले पहुंचते हैं दोस्तों। नरेंद्र मोदी ने अपने पैर में जूती पहन रखा है और नरेंद्र मोदी उस जूती को उतारते भी नहीं है, यानी जूता और जूती पहनकर जो भी वो आए थे उसे पहनकर ही नरेंद्र मोदी ने फूल चढ़ाया है दोस्तों। जबकि भारतीय संस्कार में माना जाता है कि जब भी किसी को फूल अर्पित किया जाता है, श्रद्धांजलि दी जाती है, तो चप्पल जूते उतार लिए जाते हैं और ये एक सम्मान का प्रतीक होता है। लेकिन नरेंद्र मोदी को शायद ये पता भी होगा, तब भी नरेंद्र मोदी जूते नहीं उतारना चाहते होंगे, क्योंकि ऐसा करेंगे तो फिर कैमरे में फ्रेम गलत आएगा, पता नहीं चलेगा लोगों को कि नरेंद्र मोदी ने कौन सा जूता पहना है। जो नरेंद्र मोदी हर चीज का ध्यान रखते हैं दोस्तों। कपड़े आप लोग जानते हैं कि एक दिन में कई तरीके के कपड़े नरेंद्र मोदी पहनते हैं। ऐसे में ये जो जूता था उसे उतारने की जगह नरेंद्र मोदी ने जूता पहनकर ही कहीं ना कहीं शहीदों का अपमान करने की भी कोशिश की दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि ये साफ तौर पर अपमान है, क्योंकि अन्य नेताओं ने जूते उतार कर पुष्प अर्पित किया था, श्रद्धांजलि दी थी, और यही तरीका होता है एक शहीद को अगर श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं तो कम से कम जूता उतारकर भारतीय संस्कार के अंतर्गत ही पुष्प अर्पित किया जाना चाहिए। ऐसे में राहुल गांधी की भी तस्वीर अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो राहुल गांधी अपने चप्पल या जूता जो भी वो पहनकर आए थे उसे साइड में रखकर नंगे पांव आते हैं पुष्प अर्पित करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए, केवल इसलिए क्योंकि ये एक तरीका है, ये एडिकेट्स है, ये भारतीय संस्कृति में एक तरीका है जिसे लोग हमेशा सराहते हैं। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि नरेंद्र मोदी का जूता पहनकर इस तरीके से श्रद्धांजलि देने जाना ये साफ तौर पर संकेत देता है कि नरेंद्र मोदी को शायद ये ध्यान होगा कि कैमरा कहां है और कैमरे के लिए ही उन्होंने जूता नहीं उतारा होगा, ताकि सबको पता चले कि आखिर नरेंद्र मोदी कौन सा जूता पहनकर आए। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की शहीदों को श्रद्धांजलि देना ये ज्यादा जरूरी था या कैमरे में नरेंद्र मोदी जूता पहने हुए है ये दिखना ज्यादा जरूरी था, नरेंद्र मोदी को इसका जवाब देना चाहिए। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव ने शनिवार को मतदाता सूची में विशेष गहन पुनर्निरीक्षण की तिथि आगे बढ़ाए जाने पर प्रतिक्रिया दी है दोस्तों। उन्होंने दावा किया है कि एसआईआर की प्रक्रिया में जुटे अधिकारियों पर मंत्रियों की तरफ से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा करके मंत्री अपने मन मुताबिक कुछ करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। एसआईआर की प्रक्रिया में संलिप्त अधिकारियों पर इस तरीके का दबाव बनाया जा रहा है कि वो इसे आगे बढ़ाने की स्थिति में नहीं है। सांसद राम गोपाल यादव ने कहा कि यहाँ पर डिप्टी सीएम आते हैं और दूसरे मंत्री भी आते हैं। यह लोग मतदाता सूची के गहन पुनर्निरीक्षण पर बाकायदा बैठ के करते हैं। ऐसा करके ये लोग पूरी तरीके से स्थिति को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। जब इस संबंध में मीडिया की तरफ से सवाल किया जाता है तो ये लोग मौन साध कर बैठ जाते हैं, कहते हैं कि हम लोग तो सिर्फ पार्टी के संबंध में फैसले ले रहे हैं, कार्यकर्ताओं को कुछ निर्देश दे रहे हैं। आप लोग इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं दोस्तों? समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एसआईआर के प्रक्रिया उसमें जुटे अधिकारियों पर बनाया जा रहा है दबाव, ये बड़े दावे किए हैं दोस्तों। और वैसे भी अब एसआईआर के काम को और ज्यादा बढ़ा दिया गया उत्तर प्रदेश में, कारण यही था कि दबाव में थे अधिकारी। हालांकि जो टाइम बढ़ाया गया है क्या उससे भला हो पाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है दोस्तों। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले पर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर केरल के स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजे सामने आए दोस्तों। अभी कांग्रेस पार्टी की यूडीएफ ने दबदबा बनाकर रखा हुआ है और एक तरफा चुनाव कांग्रेस पार्टी जीत रही है दोस्तों। ऐसे में इस चुनाव में एक नाम जो देश भर के अंदर सुर्खियों में रहा था वो था मुन्नार से चुनाव लड़ रही भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार सोनिया गांधी। सोनिया गांधी के नाम पर एक उम्मीदवार को बीजेपी ने टिकट देकर मैदान में उतारा था। अब परिणाम यह है दोस्तों की सोनिया गांधी नाम से बीजेपी ने जिस व्यक्ति को टिकट दिया, जिस महिला को टिकट दिया, वो बुरी तरीके से स्थानीय निकाय चुनाव हार गई है। ये हार सिर्फ एक वार्ड की हार नहीं है बल्कि राजनीतिक कहानी में एक मोड़ है दोस्तों। इसमें नाम, विरासत और विचारधारा तीनों का दिलचस्प टकराव देखने को मिल रहा है। बीजेपी वालों को लग रहा था कि सोनिया गांधी जी के नाम से एक नेत्री को चुनावी मैदान में उतारेंगे। 34 साल की सोनिया गांधी को मुन्नार से तो चुनाव जीत जाएंगे और चर्चाएं देश की अलग अलग मीडिया में चलता रहा दोस्तों। इस तरीके के टैगलाइन दिए गए कि सोनिया गांधी लड़ेंगी भाजपा से चुनाव। बाद में पता चला कि ये कोई और सोनिया गांधी है दोस्तों, यानी कांग्रेस पार्टी यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी से कंफ्यूजन किया जा रहा था दोस्तों, कंफ्यूज किया जा रहा था, असमंजस की स्थिति पैदा की जा रही थी। लेकिन अब अंत तो गत्ता जो रिजल्ट आया है उससे पता चल गया कि सोनिया गांधी जी का नाम रख लेने मात्र से कोई सोनिया गांधी जी नहीं बन जाता दोस्तों। ऐसे में मुन्नार के नल्ला थन्नी वार्ड नंबर 16 पर पंचायत चुनाव लड़ रही ये महिला चुनाव हार गई है दोस्तों। उनके सामने एलडीएफ के उम्मीदवार वलार मती थी और चुनाव नतीजों में वलार मती ने बढ़त बनाते हुए सोनिया गांधी को शिकस्त दे दी दोस्तों, यानी बीजेपी की सोनिया गांधी चुनाव हार गई। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष जियाउर रहमान एडवोकेट ने दिल्ली स्थित कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी से शिष्टाचार मुलाकात की है दोस्तों। इस दौरान नेताओं ने संगठनात्मक विषय पर विस्तार से चर्चा की है। प्रियंका गांधी ने 14 तारीख यानी आज दिल्ली के रामलीला मैदान में राहुल गांधी की गद्दी छोड़ यानी वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया दोस्तों। प्रियंका गांधी ने बुलंदशहर के पार्टी के कार्यकर्ताओं से बड़ी संख्या में इस महारैली में उपस्थित होने के लिए बोला। आज राहुल गांधी की रैली हो रही है दोस्तों, देखते हैं कितनी बड़ी रैली होती है। रामलीला मैदान खचाखच भरेगा या फिर भीड़
नहीं जुट पाएगी। लेकिन जिस तरीके से दोस्तों राजस्थान कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस, उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने अपना काम करना शुरू कर दिया, दिल्ली कांग्रेस तो पहले से ही मजबूत है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी भव्य रैली होती हुई नजर आएगी। और वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा राहुल गांधी ने लगातार 3 बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया था, जिसमें एक बार राहुल गांधी ने अलंद विधानसभा सीट को लेकर एक बड़ा दावा किया था, फिर महादेवपुरा विधानसभा सीट को लेकर भी राहुल गांधी कई सारी जानकारियां लेकर आ गए थे दोस्तों। ऐसे में वोट चोर गद्दी छोड़ रैली को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए हस्ताक्षर अभियान की भी शुरुआत जो पहले की गई थी उसे और तेज किया जाएगा। देखते हैं राहुल गांधी आज मंच से क्या बोलते हैं। जो भी जानकारी राहुल गांधी के भाषण बयान से सामने आएगा दोस्तों आप तक अपडेट पहुंचाएंगे। लेकिन प्रियंका गांधी भी पूरी तरीके से इस काम पर जुट गई है कि रैली हमेशा की तरह और ज्यादा बड़ा बने और भव्य रहे और सफल बने, और उत्तर प्रदेश कांग्रेस को पूरी तरीके से प्रियंका गांधी कंट्रोल करती हैं दोस्तों। तो प्रियंका गांधी के कहने मात्र से भारी संख्या में कार्यकर्ताओं का हुजूम भी देखने को मिल रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर संगठनात्मक विस्तार अब कांग्रेस पार्टी का एक नया रूप ले रहा है और आने वाले दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी होने का दबदबा दिखाएगी दोस्तों। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह जो लगातार कई बार कांग्रेस पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री रहे दोस्तों, मुख्यमंत्री के पोस्ट पर उनको हमेशा आगे किया जाता रहा और कैप्टन अमरिंदर सिंह के नाम पर लोग वोट भी डालते थे, उनकी सरकार को लोग पसंद भी करते थे। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी से अलग हो जाते हैं दोस्तों, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाकर कांग्रेस पार्टी चरणजीत सिंह चन्नी को अपना मुख्यमंत्री पंजाब के अंदर बनाती है, क्योंकि पार्टी के खिलाफ एक माहौल बन गया था। उस माहौल को दूर करने के लिए जरूरी था कि एक ऐसे व्यक्ति को आगे किया जाए जो नया फ्रेश चेहरा हो। ऐसे में चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया दोस्तों। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह इस बात से नाराज हो गए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और अब कैप्टन अमरिंदर सिंह लगभग 5 साल के बाद इस बात को मान रहे हैं कि वो कांग्रेस पार्टी में थे तो उनकी ज्यादा सुनवाई होती थी। कांग्रेस पार्टी में वैचारिक तौर पर हर बात को स्वीकार किया जाता था, कम से कम सुनवाई तो सबकी होती थी। कैप्टन कहते हैं इंटरव्यू के दौरान की कांग्रेस पार्टी अलग अलग विचारधाराओं के लिए खुली तरह है, यानी कोई भी जाकर अलग अलग विचारधारा वाले जाकर कांग्रेस पार्टी में जाकर बातचीत कर सकते हैं, जबकि बीजेपी वाले विचारधारा के मामले को लेकर कठोर है। कांग्रेस पार्टी हर किसी की राय सुनती है और मुझे कांग्रेस पार्टी की ये प्रणाली बहुत याद आती है, यानी भाजपा में है और अब भाजपा में उनकी बातें सुनी नहीं जा रही है। हर विचारधारा के लोगों को साथ में लेकर चलने की जो कांग्रेस पार्टी की एक मानसिकता है, विचारधारा है दोस्तों, कांग्रेस पार्टी आजादी के टाइम से ही हर विचारधारा को साथ में लेकर चलती है, जबकि भाजपा अपने एकमात्र हिंदुत्व की विचारधारा पर चलती है दोस्तों। और यही बड़ा कारण है कि अब कांग्रेस पार्टी की याद आने लगी है कैप्टन अमरिंदर सिंह को। इसका सीधा मतलब यह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को बीजेपी में अलग थलग किया गया होगा दोस्तों और उनकी बातें अमित शाह और मोदी सुनते नहीं होंगे। केवल कैप्टन अमरिंदर सिंह के चेहरे का इस्तेमाल करके पंजाब में राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन उनकी बातों को इग्नोर किया जा रहा होगा। शायद यही बड़ा कारण है कि उनको आखिरकार ये बोलना पड़ा कि उनको कांग्रेस पार्टी का काम करने का तरीका पसंद आता था और कांग्रेस पार्टी की अब याद भी आती है। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष के पोस्ट को लेकर पंकज चौधरी को आगे किया है दोस्तों। पंकज चौधरी का नामांकन भी दाखिल करवाया गया। ऐसे में पंकज चौधरी जो गोरखपुर के ही रहने वाले हैं, लोग दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर पंकज चौधरी को इसलिए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बना रही है ताकि योगी आदित्यनाथ को कंट्रोल में रखा जा सके। ऐसे में योगी आदित्यनाथ के ग्रुप के जो लोग हैं दोस्तों उनको भी अलग थलग किया जा रहा है। ऐसी ही एक तस्वीर सामने आती है जहां पर पंकज चौधरी के नामांकन से पहले भारतीय जनता पार्टी के पार्टी दफ्तर में कार्यक्रम का आयोजन हुआ दोस्तों। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के करीबी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह दूर नजर आ रहे थे, यानी उनको बैठने के लिए सीट नहीं मिली दोस्तों और स्वतंत्र देव सिंह कहीं साइड में खड़े थे। सोशल मीडिया पर इन्हीं वीडियो को शेयर करते हुए वरिष्ठ पत्रकार जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखते हैं दोस्तों अभिषेक उपाध्याय कहते हैं कि ये क्या स्वतंत्र देव सिंह आज कुर्सी पर नहीं है, एक तरफ नेपथ्य में किनारे खड़े हैं। मुझे लखनऊ में कई फोटोग्राफर और कैमरामैन के फोन आ चुके हैं, सभी एक ही बात दोहरा रहे हैं कि कैमरे में 200 मेगापिक्सल यानी 200x का मैक्सिमम जूम खोल दिया, मगर फिर भी योगी आदित्यनाथ के बगल में बैठने वाले स्वतंत्र देव सिंह यहां नजर नहीं आ रहे। तो इससे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ के पावर को कम किया जा रहा है दोस्तों, यानी योगी आदित्यनाथ का कंट्रोल यूपी बीजेपी और सरकार के ऊपर कम करने के लिए और एक तरीके से बैलेंस करने के लिए मोदी और शाह के द्वारा पंकज चौधरी को भेजा गया है दोस्तों। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले पर, अपनी राय जरूर लिखेगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर महिला रोजगार योजना एक बार फिर से सियासी बहस में केंद्र में है दोस्तों। बिहार से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आई है जहां पर जीविका की ओर से जारी एक पत्र में पूरे राज्य भर के अंदर हलचल मचाने वाली खबर दी है दोस्तों। पत्र में पुरुष लाभार्थियों को योजना के तहत जो गलती से 10,000 रुपए बिहार के अंदर भेज दिए गए उनसे वसूली के आदेश जारी किए गए हैं और राशि को वापस करने को कहा गया है, पैसा वापस करने को कहा जा रहा है। इस पत्र के सामने आते ही पुरुषों के अंदर हड़कंप बचा हुआ है दोस्तों और विपक्ष को सरकार पर हमला करने का नया मौका मिल गया है। यानी दोस्तों धड़ल्ले से 10-10 हजार रुपए बिहार के चुनाव के दौरान भेजे
भेजे गए महिलाएं हो पुरुष हो सबके अकाउंट में भेजा गया ताकि कोई भी छूटे नहीं और वोट ज्यादा से ज्यादा एनडीए गठबंधन को मिले। और महिलाओं ने पुरुषों ने जमकर वोट भी डाला दोस्तों। लेकिन अब उन लोगों की पहचान करने का आदेश जारी किया गया है। जो लोग पुरुष है और उनके अकाउंट में 10,000 रुपए आ गए हैं उनसे वसूली के भी आदेश जारी किए जा रहे हैं। लाइव सिटी पर छपी रिपोर्ट में बताया गया है कि इस पत्र के सामने आते ही पुरुषों के अंदर हड़कंप मचा हुआ है दोस्तों। बिहार में 10,000 रुपए के नाम पर जिस तरीके की राजनीति की गई, जिस तरीके से महिलाओं से वोट लिया गया और उसके बाद अब कई जगह पर बुलडोजर चल रहा है और 10,000 के कारण लोग परेशान हो गए हैं दोस्तों। और अब वसूली को लेकर भी एक तरीके का आदेश आया है जिससे और ज्यादा चिंताएं लोगों की बढ़ गई है। दो शब्द जरूर लिखकर बताया इस पूरे मामले पर चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के अंदर सॉल्ट लेक स्टेडियम में शनिवार को लियोनेल मेसी के फुटबॉल कार्यक्रम में हुई अव्यवस्था के बाद पुलिस ने कार्यक्रम के मुख्य आयोजक शत्रुघ्न दत्ता को गिरफ्तार कर लिया है। वही राज्य के डीजीपी ने कहा कि मेसी की झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में फैंस गए थे और 10-10 हजार रुपए खर्च करके लोग गए थे दोस्तों, लेकिन झलक देखने को नहीं मिली क्योंकि नेता लोग और अधिकारी लोग ही फोटो खिंचवाते रह गए, फैंस की तरह बिहेव करते रह गए, जिसके कारण जो फैंस थे, जो समर्थक थे, देखने के लिए गए थे मेसी को, वो देख भी नहीं पाए। इस पूरे मामले पर अब पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा एक्शन लिया गया है और आखिरकार जो मुख्य आयोजक था उसको गिरफ्तार किया गया दोस्तों। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आज दिल्ली में होने वाली रैली को लेकर सचिन पायलट की ओर से वीडियो बनाकर बयान जारी किया गया है दोस्तों। सचिन पायलट ने 14 दिसंबर को दिल्ली में यानी आज रामलीला मैदान में कांग्रेस पार्टी की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली विशाल रैली के आयोजन का समर्थन करते हुए पार्टी के समर्थकों से बड़ी संख्या में आज रैली में उपलब्ध होने के लिए बोला है। उन्होंने कहा कि मेरी अपील है कि इस वोट चोरी को रोकने के लिए सभी लोग रामलीला मैदान में भारी संख्या में एकत्रित हो और सभी लोग एकजुट होंगे तो मैसेज क्लियर जाएगा कि वोट चोरी के खिलाफ लोग एकजुट हो रहे हैं। साथ साथ दोस्तों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में फुटबॉलर लियोनेल मेसी के कार्यक्रम के दौरान हुए अव्यवस्था के मामले को लेकर, कुप्रबंधन को लेकर, लोगों को हुई सबसे ज्यादा दिक्कत को लेकर उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से पोस्ट करते हुए कहा कि हजारों फुटबॉल के प्रेमियों के साथ विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में आयोजित की जा रही कार्यक्रम के दौरान अव्यवस्था और भीड़ बेकाबू होने की खबर मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जो कुछ भी हुआ है, मिसमैनेजमेंट हुआ, कुप्रबंधन हुआ है, उसे लेकर वो काफी ज्यादा बेहद ज्यादा व्यथित है और स्तब्ध है और उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताते हुए कहा कि मैं लियोनेल मेसी, सभी खेल प्रेमियों और वहां पर मौजूद प्रशंसकों से दिल से माफी मांगती हूं। उन्होंने कहा कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो अव्यवस्था लोगों को देखने को मिली है उसे कहीं ना कहीं दोबारा रिपीट नहीं किया जाए, इस तरीके से एक्शन लिया जाएगा। और कहीं ना कहीं दोस्तों पहले तो आयोजकों को ही गिरफ्तार किया गया है। लोगों में इतनी नाराजगी थी कि लोग कुर्सी निकाल कर स्टेडियम में फेंक रहे थे क्योंकि उनके पैसे लग गए, हजारों रुपए लग गए और उन्होंने मेसी की शकल तक नहीं देखी। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 15 तारीख को जॉर्डन, इथोपिया और ओमान के लिए निकल रहे हैं दोस्तों। नरेंद्र मोदी 15 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख यानी लगभग 4 दिनों के यात्रा के लिए 3 देशों में निकल रहे हैं। जॉर्डन, इथोपिया और ओमान में नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे और ये तब हो रहा है दोस्तों जब सदन की कार्रवाई, आज भी पार्लियामेंट की कार्रवाई चल रही है, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों चल रहा है। इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीच सदन की कार्रवाई के निकल गए हैं ओमान के लिए, जॉर्डन के लिए, इथोपिया के लिए। ऐसे में जब राहुल गांधी 15 तारीख यानी कल जर्मनी बर्लिन में जाकर ओवरसीज कांग्रेस लोगों से मुलाकात करेंगे, ये खबर आई थी तो भाजपा वाले राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहते कि राहुल गांधी सदन का अपमान कर रहे हैं। बीच सदन के कार्रवाई के दौरान राहुल गांधी विदेश के दौरे पर जा रहे हैं, जर्मनी जा रहे हैं। लेकिन अब जब नरेंद्र मोदी को लेकर खबर आई है कि मोदी 15 से 18 के बीच में जॉर्डन, इथोपिया और ओमान में मौजूद रहेंगे, तो क्या ये भारत के संसद का अपमान नहीं है? सोचिए दोस्तों, संसद चलाने का काम सत्ताधारी दल का होता है और सत्ताधारी दल के मंत्री और मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जो भी होता है उसको मौजूद रहना होता है ताकि सदन की कार्रवाई चलते रहे और सवाल जवाब चलता रहे। लेकिन सदन की कार्रवाई चलाने की जिम्मेदारी जिन लोगों के हाथ में है, नरेंद्र मोदी और भाजपा वालों पर दोस्तों, तो पहले तो कैबिनेट मंत्री सदन के अंदर दिखाई नहीं देते और नरेंद्र मोदी भी बीच सदन के कार्रवाई के गायब हो चुके हैं दोस्तों, यानी इथोपिया जाकर घूम रहे हैं, जॉर्डन जाकर घूम रहे हैं। दो शब्द नरेंद्र मोदी के जॉर्डन, इथोपिया और ओमान के दौरे के बारे में भी लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें दिल्ली के अंदर एनसीपी एसपी यानी शरद पवार की पार्टी के दौरान 85वें जन्मदिन के मौके पर डिनर पार्टी का आयोजन किया गया और सियासी गलियारों में काफी चर्चा ये बैठक को लेकर चल रही है दोस्तों। वजह ये है कि इस पार्टी में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और उद्योगपति गौतम अडानी एक कमरे में आमने सामने एक दूसरे से मिले, ऐसा दावा न्यूज अखबारों में किया जा रहा है, न्यूज पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। हालांकि कोई तस्वीर नहीं आई है दोस्तों। शरद पवार 12 दिसंबर को 85 साल के हो गए। दिल्ली में उनकी बेटी और एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले की ओर से एक डिनर पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसमें विपक्षी खेमे के बड़े बड़े नेता मौजूद रहे, केंद्रीय मंत्री भी मौजूद थे, सांसद और उद्योगपति भी इसमें शामिल हुए और वरिष्ठ पत्रकार दावा करते हैं राजदीप सरदेसाई की इस दौरान गौतम अडानी और राहुल गांधी एक कमरे में एक दूसरे के आमने सामने आ गए, जहां पर राहुल गांधी ने हाथ मिलाया। हालांकि दोस्तों इस बारे में केवल ये तथाकथित पत्रकार ही दावा कर रहे हैं, ऐसी कोई तस्वीर सामने नहीं आई है। अगर आप भी मानते हैं कि ये हवा में तीर चलाने वाली बातें हैं और वैसे भी अगर राहुल गांधी के सामने अडानी आए तो राहुल गांधी ने हाथ भी मिला लिया होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक बेसिक चीज होती है कि अगर कोई सामने से मिल जाए तो उससे हाथ मिला लेना चाहिए। हालांकि राहुल गांधी को अंबानी के बेटे की शादी में बुलाया गया था, जब पूरे का पूरा
देश दोस्तों बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर सब अंबानी के घर पर जाकर माथा टेक रहे थे दोस्तों। उस समय राहुल गांधी नहीं गए और साफ तौर पर उन्होंने अपना विरोध जताया। इसी तरीके से अगर किसी पब्लिक प्लेस पर या फिर किसी और के घर पर कोई मुलाकात होती है तो हाथ मिलाना ना कोई बड़ी बात नहीं है, और वैसे भी इसे लेकर भी कोई सबूत तो है नहीं, तो इस पर कांग्रेस पार्टी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है दोस्तों। और राजदीप सरदेसाई की जो छवि है वो पहले इतनी खराब है कि लोग उनकी बातों पर विश्वास भी अब नहीं करते हैं। आप लोग क्या कहना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लोकसभा में इस मुद्दे को उठाते हैं कि वायु प्रदूषण दिल्ली के अंदर बढ़ चुका है, सरकार इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लेती। कांग्रेस पार्टी के सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार समेत सभी लोग इस पर चर्चा करने के लिए सहमत हो गए हैं। सदन के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि मुझे लगता है कि इस पर सब सहमत थे, सरकार ने भी ये कहा कि वो चर्चा के लिए तैयार है, एक एक्शन प्लान बनाया जाना चाहिए। अब यह बहुत हो चुका है क्योंकि प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे में दोस्तों राहुल गांधी अकेले ऐसे नेता है जो खुलकर वायु प्रदूषण का मुद्दा उठा रहे हैं, वरना तो जो नेता जो टिपिकल नेता है दोस्तों उनको तो ये मुद्दा भी नहीं लगता है कि AQI इतना ज्यादा बढ़ गया है, दिल्ली में सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आसपास के इलाकों के अंदर भी प्रदूषण के कारण लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। ऐसे में प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी के द्वारा इस मुद्दे को उठाए जाने का समर्थन किया है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री जो केरला में पहली बार बीजेपी के लोकसभा के सांसद बनकर आए हैं दोस्तों, सुरेश गोपी, उनके क्षेत्र त्रिशूर के अंदर कांग्रेस पार्टी ने एक तरफा जीत हासिल की है और भारतीय जनता पार्टी के एकमात्र केरल के सांसद अपने क्षेत्र के अंदर अपनी पार्टी को नहीं बचा पाए। भाजपा वाले अपनी पार्टी के गुणगान गाते हुए कह रहे हैं कि तिरुवनंतपुरम यानी शशि थरूर के इलाके में कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट के सामने एनडीए गठबंधन बीजेपी वालों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है दोस्तों, लेकिन ये नहीं बता रहे कि उनके जो सांसद और केंद्रीय मंत्री है सुरेश गोपी, उनके क्षेत्र के अंदर स्थिति एकदम डामाडोल है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर हमारे साथ लगातार जुड़े। दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे, आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, बहुत धन्यवाद।